हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, काकोरी डकैती, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं, चटगांव शस्त्रागार कांड, साइमन कमीशन आदि का अध्ययन किए थे। आज हम लोग 10वें पार्ट में नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, जिया तरंग आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। लॉर्ड बर्केनहेड ने स्वराज पार्टी को यह चुनौती दी कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करें जिससे भारत की आम जनता सहमत हो सके। 1 जुलाई 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। भारत को एक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारत एक संघ होगा जिसमें द्विसदनीय लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल होगा। गवर्नर, राज्यपाल, संवैधानिक प्रधान होगा। प्रथम निर्वाचक प्रणाली की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। नागरिकता को परिभाषित किया गया। वह मूल अधिकारों की बात रखी गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की मांग को अस्वीकार किए जाने के कारण जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी और बदले में अपना 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत कर दिया। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए जाए। मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन कर दिया जाए। जिन्ना को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है। पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन 1929। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा था। मद्रास अधिवेशन 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे आयोजित। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प पारित किया गया और अर्धरात्रि में पहली बार तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कार्यक्रम तैयार किया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड इरविन के समय हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च
पैदल से मानी जाती है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कर का विरोध किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण सरकार ने नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर भी कर लगा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च व मुसोलिनी की रोम मार्च से की है। इतिहास में जीवट को नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल अन्य कार्यक्रम: पूर्ण स्वराज की मांग, विदेशी नौकरियों से त्यागपत्र, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक हड़ताल व धरना प्रदर्शन, लगान न देना व कर अदा न करना। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तृष्णापल्ली से वेदराण तक की यात्रा की। मद्रास में केलप्पन ने ठीक ऐसी ही यात्रा की थी। भारत के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में गांधी जैसी भूमिका अब्दुल गफ्फार खान ने निभाई, जिसके कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी खुदाई खिदमतगार, गठन अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित। खुदाई खिदमतगार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाई गई। कबीलाइयों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन को दमित करने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को नियुक्त किया गया। चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। मणिपुर की जनजातियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी गौडिनेल्लू ने मणिपुर के जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। गौडिनेल्लू को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। रानी गौडिनेल्लू नागा महिला थी। रानी गौडिनेल्लू को जोन ऑफ पार्क की उपाधि दी गई। जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में चलाया गया। बिहार में कर न अदा करने के लिए आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र व कर्नाटक में वन नियमों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। असम में कर्निघन सर्कुलर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। कर्निघन सर्कुलर बच्चों को अपने अभिभावक से चरित्र प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश में कर अदायगी न करना व लगान न देना आदि को लेकर आंदोलन किया गया।
वानर सेना लड़कों की सेना, मंजली सेना लड़कियों की सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। 5 मई 1930 को दमन चक्र चलाकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। दांडी से संबंधित समय 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुँचे, 6 अप्रैल 1930 नमक बनाया, धरासणा विद्रोह 21 मई 1930, सरोजनी नायडू व इमाम साहब के नेतृत्व में लोगों का समूह धरासणा नमक कारखाने की ओर बढ़ रहा था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने दमन के लिए पुलिस से गोलियां चलवा दी, जिसे धरासणा विद्रोह कहा गया। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। धरासणा नमक कारखाना था। धरासणा विद्रोह के लिए पत्रकार मिलर ने कहा, मैंने 18 वर्षों की अवधि में धरासणा जैसा विद्रोह कभी नहीं देखा। धरासणा विद्रोह के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन की सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। उद्घाटन रैमजे मैकडोनाल्ड। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फलतः यह सम्मेलन असफल रहा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज की असफलता को दूर करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर आदि के प्रयासों से महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक बैठक 17 फरवरी से आयोजित की गई, जो बाद में गांधी इरविन समझौते के रूप में 5 मार्च 1931 को परिणत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। राजनैतिक कैदियों की रिहाई, जिन पर हिंसा का आरोप न हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। नमक पर से कर हटा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस गांधी इरविन समझौते के प्रबल आलोचक थे। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी दे दी गई। 26-29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन। 26-29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पहली बार मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि यानी स्वीकार कर दी गई। प्रमुख घटनाएं और उनका समय। साइमन कमीशन रिपोर्ट मई 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु
27 फरवरी 1931 गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 कराची अधिवेशन 26-29 मार्च 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर 1931 से दिसंबर 1931 भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे। महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एनी बेसेंट व मदन मोहन मालवीय जी व्यक्तिगत तौर पर सम्मेलन में भाग लिया। घनश्याम दास बिड़ला जी ने फिक्की के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी सहमत नहीं हुए, फलतः यह सम्मेलन भी असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। ब्रिस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा। सांप्रदायिक पंचाट 1932 प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को पृथक निर्वाचक मंडल को दलितों के लिए प्रदान कर दिया गया। अब यह व्यवस्था मुसलमानों व सिखों के अतिरिक्त दलितों के लिए भी कर दी गई। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 सितंबर को पूरे देश में प्रार्थना व उपवास दिवस मनाया गया। आमरण अनशन के समय गांधी यरवदा जेल में थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के इस आमरण अनशन पर कहा था कि देश हित में यह गांधी का उत्कृष्ट बलिदान है। पूना समझौता महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। विधानमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1934, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में आयोजित किया गया। ये 3 गोलमेज सम्मेलन नहीं थे, अपितु ये एक ही सम्मेलन के 3 चरण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय: प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर-दिसंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1934। प्रांतीय चुनाव: जनवरी-फरवरी 1937 में आम चुनाव संपन्न हुए। ये आम चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संपन्न किए गए थे। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश, बिहार,
उड़ीसा, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मुंबई, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आई। तो विद्यार्थियों, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस असफल रहा। कुल 8 जगहों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस सरकार का कार्यकाल 2 वर्ष से कुछ अधिक का रहा। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि कांग्रेस ने सारे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसे हरिपुरा गुजरात अधिवेशन कहते हैं। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो विद्यार्थियों, अब इसके आगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से हम 11वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, समांतर सरकारें, सुभाष चंद्र बोस व स्वतंत्रता संघर्ष, आज़ाद हिंद फौज, INA मुकदमा, बेवल योजना, शिमला सम्मेलन, माउंटबेटन योजना आदि का अध्ययन करेंगे और संपूर्ण आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में आयोजित किया गया। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद था। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वयं ही अध्यक्ष पद के दावेदार थे। 1580 मतों से सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुन लिए गए। पट्टाभी सीतारमैया की हार पर गांधी ने कहा, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है। मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मई 1939 कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। देसी रियासतें, देसी रजवाड़े, रजवाड़े का मतलब राजा होता है। ब्रिटिश शासन के समय देश में 562 देसी रियासतें थी। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी रियासत बिलवारी। नरेंद्र मंडल 108 बड़ी रियासतों को मिलाकर नरेंद्र मंडल बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देसी रियासतों व ब्रिटिश शासन के बीच आपसी तालमेल बिठाना था। नरेंद्र मंडल का गठन 1921 में किया गया था। बटलर समिति
1927 नरेंद्र मंडल व ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया। अखिल भारतीय जन कांग्रेस मणिलाल कोठारी, जी.एम. अभयंकर, बलवंत राय मेहता ने दिसंबर 1927 में इसका गठन किया। इस पार्टी ने देसी रजवाड़ों में राजनीतिक जागृति पैदा कर दी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय भारत सरकार लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में उस समय हुई जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनता से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का मौका दिया जाए तो युद्ध में समर्थन किया जा सकता है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव प्रमुख अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था के गठन का प्रस्ताव, युद्ध सरकार परिषद के गठन का प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुहम्मद अली जिन्ना ने की। जिन्ना का मानना था कि एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं। इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खली कुज्मा ने रखा था। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का जनक मुहम्मद इकबाल। इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन में इकबाल ने पृथक राष्ट्र की विचारधारा सामने रखी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्नातक छात्र था। नाउ एंड नेवर वी टू लिव नामक पर्चा बांटा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से मानी जाती है। पहले सत्याग्रही
पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन 1942। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। इसने जो प्रस्ताव रखा उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। प्रस्ताव: युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत व देसी रजवाड़े दोनों शामिल होंगे। अप्रैल 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक दिनांक उत्तर दिनांकी चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियावाला टैंक में वर्धा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने पहली बार करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर समस्त वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, इन सबको अहमदनगर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में रखा गया और जेल तोड़कर फरार हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र आंदोलन था जो कि नेतृत्व विहीन था। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला। यह विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जाता है। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वी.एम. खाकर ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया करते थे। रेडियो मुंबई व नासिक में बनाए गए थे। उषा मेहता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का संचालन करते थे। कस्तूरबा गांधी की समाधि आगा खां पैलेस में है। समांतर सरकारें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समांतर सरकारें स्थापित की गईं। समांतर सरकारें बलिया में चित्तू पांडे ने,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार स्थापित की गई। दूसरी समांतर सरकार बंगाल के तामलक नामक स्थान पर स्थापित की गई। तीसरी समांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित की गई। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह सरकार वाई.वी. चाव्हाण व नाना पाटिल द्वारा स्थापित की गई। सुभाष चंद्र बोस व स्वतंत्रता संघर्ष 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को भारत सुरक्षा कानून रासुका के तहत नजरबंद कर दिया गया। 27 जनवरी 1941 को चमत्कारिक ढंग से गायब हो गए। ये अफगानिस्तान, पेशावर व काबुल होते हुए मॉस्को पहुँचे, फिर मॉस्को से जर्मनी पहुँचे। अंततः ये जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले। पेशावर से जर्मनी जाते समय सुभाष चंद्र बोस ने ओरलैंडो में से टोटा के नाम से यात्रा की। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी। जर्मनी से कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस सुभाष बाबू टोक्यो चले गए। 2 जुलाई 1943 को जर्मन यू-बोट से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। INA इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था मेजर फूजीहारा कैप्टन मोहन सिंह। टोक्यो सम्मेलन 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रासबिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की पहली ब्रिगेड का गठन सितंबर 1943 में किया गया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया। 31 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। शहीद द्वीप, अंडमान द्वीप, स्वराज द्वीप, निकोबार द्वीप। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर सुभाष चंद्र बोस ने झांसी ब्रिगेड की स्थापना की। झांसी ब्रिगेड सिर्फ महिलाओं के लिए थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसी झांसी ब्रिगेड की सदस्य थी। आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थी: सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। शाहनवाज खां सुभाष ब्रिगेड के कैप्टन थे। म्यांमार, नागालैंड की सीमाओं पर आक्रमण करते समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो प्रसार करते समय गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। INA मुकदमा नवंबर 1945। इसे लाल किले का मुकदमा
कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का लाल किले में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के तीनों अभियुक्त कैप्टन प्रेस सहगल, कैप्टन शाहनवाज, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। इस मुकदमे में पैरवी करने वाले वकील, बचाव पक्ष के वकील भूला भाई देसाई, प्रमुख वकील कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू बाद में। इस मुकदमे के बाद पहली बार लॉर्ड बेवेल ने वीटो पावर का प्रयोग कर INA के सभी अभियुक्तों की सजा को माफ कर दिया था। कैप्टन रशीद भी INA मुकदमे में मुख्य अभियुक्तों के साथ थे। कैप्टन रशीद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बेवल योजना 4 जून 1945 को लॉर्ड बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे बेवल योजना कहा गया। 4 जून 1945 को ही लॉर्ड बेवेल ने राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए बेवेल योजना प्रस्तुत की। बेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। 4 जून 1945 को बेवल योजना, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, वायसराय लॉर्ड बेवेल। शिमला सम्मेलन के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 स्थानों में 6 स्थान मुसलमानों को प्रदान कर दिए गए। माउंटबाटन योजना 3 जून 1947, इसे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत आने का उनका मुख्य उद्देश्य देश को स्वतंत्र कराना था। इसी योजना में भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया था। 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास कर दिया गया। सैयद वारिस अली शाह की मजार बाराबंकी देवा शरीफ में, सैयद सालार की मजार मसूद गाजी बहराइच में। तो बच्चों, ये था आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके बाद कुछ पेज में बहुत अच्छे अच्छे पारिवारिक थॉट्स लिखे गए हैं, जो कि आप लोग अवश्य पढ़ना और इसे पढ़कर अपने जीवन में एक बदलाव लाना और अपने परिवार में अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना और उनकी देख रेख करना आपका परम कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों, इस आधुनिक इतिहास को पढ़कर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, ये सब एक से बढ़कर एक थॉट्स लिखे गए हैं आधुनिक इतिहास में, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक थॉट्स हैं। इसके बाद ये आखिरी पेज है आधुनिक इतिहास का। तो विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।